Hello students, welcome to my channel Educational Feats, and in this video we will cover the chapter number 3 of class 6th जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु यहाँ पे इट मीन्स रेशे से मतलब एक छोटी से छोटी एक बारीक इकाई जिसे कि तंतु कहते हैं, जिससे मिलके वस्त्र बनते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक बनने के सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे और ये तंतु कहाँ से आते हैं इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम रूप से बने हुए हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थी। दुकान में कुछ बहुत सारी रेशम की साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विविध कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे को ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी कपड़े को साइड से खींचना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो पूरा कपड़ा खुल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह से उसके अंदर की सिलाई होती है जो एक धागे के ऊपर दूसरे धागे को लपेट कर बनती है, और अगर हम इसे खींचना स्टार्ट करते तो धीरे धीरे पूरा कपड़ा खुल जाएगा। तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बन रहा है। ये तागे किससे बनते हैं? तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एक पूरा का पूरा कपड़ा है, उसे साइड से एक एक करके निकालने पर ये कपड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि ये पूरा कपड़ा ही इन छोटे छोटे तागों से मिलकर बना है। और अब हम ये पढ़ेंगे कि ये तागे किससे बनते हैं। आखिर कपड़ा तो तागों से मिलकर बनता है, लेकिन ये तागे ये कहाँ से आए? अब अगला हमारा टॉपिक है तंतु, यानी कि सिर्फ तंतु के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपनी अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश में चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया? तो अब हमने जो वो कपड़े से जो तागा निकाला था, अब हमें उसे नाखूनों से खुरचना है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें से भी कई सारे छोटे छोटे तागे निकल जाएंगे। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते हैं। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना ठीक हो जाता है। तागे की ये दिखाई देना कि वो पतली लड़ियां और उससे अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनता है, जिन्हें कि तंतु कहते हैं। तो हमने ये देखा कि एक कपड़े को हमने खोला तो उसमें से एक तागा निकला,
अब उसे भी और खोलने के बाद हमें उसमें से छोटे छोटे और तागे दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं को ही हम तंतु कहते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है कि तंतु किसे कहते हैं, ताकि कि ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और इससे भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कि तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब यहाँ पे आगे की प्राकृतिक तंतु मतलब कि जो वस्त्र सूती या जूट, रेशम, ये सारे हमें जो मिलते हैं तंतु, ये पादप या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कि सूती हमें एक प्लांट से मिलता है, जूट हमें पेड़ की छालों से मिलता है, रेशम हमें एक कीड़े से मिलता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल तरीके हैं किसी भी एक फाइबर को लेने के लिए, तो इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्राकृतिक तंतु होते हैं और वो प्राकृतिक तंतु कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे रुई और जूट के बारे में बताया कि वो एक पादप से प्राप्त होने वाले तंतु का उदाहरण है। ऊन हमें जंतु से प्राप्त होने वाला है और ये रेशम का कीट ये कोकून से खींचा जाता है। तो ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतु का निर्माण किया जाता है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संतुष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो कई वर्षों तक मतलब प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता रहा, और अब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ ख़त्म होने पे आ जाएगी। इसलिए वो जो नेचुरल प्रोसेस है जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं वो ख़त्म ना हो, इसलिए हमने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिनसे कि हम खुद तंतु बना सकें, और ऐसे तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और इनके कुछ उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और ये एक्रिलिक। ये सारे संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। और मार्क करने से ये फ़ायदा होगा कि जब ये बुक खोलेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने मिल जाएगी और पढ़ने में आसानी होगी। हमें पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम टाइप में क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कुछ पादप तंतु। इसमें हम सारे पादप तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है रुई। क्या आपने कभी तेल की लैंपों में कई बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी हुई है। कपास उस बॉल का नाम है जिसमें से हमें रुई मिलती है। कुछ इस तरीके का प्लांट होता है और ऊपर से ऐसे गोल सा रहता है जिसे कपास कहते हैं। रुई कहाँ से आती है? और ये जो रुई है ये कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की काली मृदा हो और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप में फल यानी कि जो कपास गोलक लगभग नींबू की माप का होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतु से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने इसे ढक लिया हो। यानी कि जहाँ जहाँ कपास की खेती होती है वो कुछ जो प्लांट्स होते हैं कपास के वो ऊपर से ऐसे गोल से रहते हैं। रुई
के तरीके के वो ऊपर से ही रहते हैं, बस उन्हें तोड़ने का हमें काम रहता है। और इनका आकार लगभग एक नींबू की तरह का होता है। और जब इनकी खेती होती है तो ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि बर्फबारी हो रखी हो वहाँ पे, इतने सफ़ेद सफ़ेद। जैसे कि हमने सरसों का खेत तो देखा ही होगा, कपास का नहीं देखा होगा, लेकिन सरसों के खेत देखे होंगे। जैसे सरसों के फूल जब निकल आते हैं तो पूरा पीला पीला लगने लग जाता है, सेम वैसा ही इनके भी खेत पूरे वाइट वाइट से लगने लग जाते हैं पूरे खेत में ही। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि हस्तचयन मतलब हाथों से तोड़ तोड़ के हमें इसे इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कपास के बॉल जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक से होते हैं, इन्हें अच्छे से पूरे हाथ से कवर करके इन्हें तोड़ना पड़ता है, वरना जो उसकी रुई है वो इधर उधर बिखर भी सकते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। यहाँ पे कंतन का मतलब है कि उसे कुछ एक मशीन सी रहती है धागे टाइप, जो हमने कंबल वगैरह की दुकानों पे भी देखा होगा, जहाँ पे कंबल बनते हैं रुई से, वहाँ पे ऐसी मशीनें होती हैं। आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं कि किस टाइप की मशीनें होती हैं वो। और उससे उस बॉल से ऐसे रुई को अलग अलग हटाया जाता है, जिसे कि कपास ओटन कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे भी मार्क कर लीजिए। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें का भी उपयोग किया जाता है, और पारंपरिक ढंग से हम इसे हाथों से भी ओट सकते हैं। और अब अगला पादप उत्पाद है जूट, यानी कि पटसन। हमने जूट वगैरह के बैग बहुत देखे होंगे, ये मार्केट में बहुत चलते हैं। एक कड़क टाइप का कपड़ा रहता है जिसके बैग बनते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये एक पादप के तने से, इनकी इसकी छाल से मिलता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अथवा अवस्था में काटे जाते हैं, यानी कि ये जो पटसन है, ये जब पेड़ों पे जब फूल उगने आते हैं ना, तो उसी टाइम पे उसे छाल से उतार लिया जाता है इन पटसन को। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गीले हो जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यानी कि पहले हम छाल को निकालते हैं, फिर उसे गीला करते हैं और फिर उससे पटसन को अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? और जब हम इसे पृथक कर लेते हैं पटसन को, और उससे पहले वस्त्र बनाने से पहले हम उसमें से तागे बना लेते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? खुद ही सोचिए कि ऐसा क्यों करते होंगे। ताकि हम किसी भी कपड़े को अच्छे से हम बारीकी दे सकें, उसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकें। अब किसी भी एक छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से हम इकट्ठा करके उसे जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो ऑलरेडी किसी एक शेप में होगा, और फिर उसे एक अलग शेप देना ये थोड़ा मुश्किल का काम हो सकता है। इसलिए हम एक छोटा सा तंतु पहले बनाते हैं इन तागों को मिला करके। और अब ये हमारा टॉपिक नंबर 3.4 है, जिसमें हम क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। इसमें ये दिया गया है कि हम घर पे भी सूती कपड़ा बना सकते हैं। वो कैसे? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ को अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कताई किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे कि तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। तो ये तकली और चरखा, ये दोनों ये एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है। और चरखा तो हम सब ने ही देखा हुआ है कि वो एक गोल सा रहता है जिसमें से कि सूती कपड़े का निर्माण होता है धागे से। चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से
बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेनी मीलों में बने जो आयाती कपड़ों हैं उनका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्यान आयोग कहते हैं। यानी कि सूती कपड़े का निर्माण चरखे के थ्रू हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिखाया था, और उन्होंने ये तब किया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिश चीज़ें हैं हम उनका बहिष्कार करें और जो हमारे देश का है हम उसे अपनाएं, हम खुद से सीखें कपड़े बनाना और खुद ही उन्हें पहने। ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था और आंदोलन चलाया था। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। यानी कि बृहद पैमाने मतलब अगर इंडस्ट्रियल चीज़ें बेचने वगैरह का काम है कि एक कोई फैक्ट्री में किसी कपड़े को बनाना है तो वहाँ पे तो हम हाथ से कताई नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे मशीनों की सहायता से कताई की जाती है। अगला है तागों से वस्त्र तक। अभी तक हमने ये देखा कि तागे तंतु से बनते हैं, और ये तंतु कहाँ से आते हैं? पादप से, जंतु से या कीड़े मकोड़े से, इसी जगह से आते हैं। अब इन तंतु से धागे का बनने का प्रोसेस भी हमने देख ही लिया था कि हम चरखे के थ्रू हम उससे धागा बनाते हैं। अब इन धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं हम ये देखेंगे। तागे से वस्त्र बनने की कई विधियां हैं, इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उनसे मिलकर बना होता है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों से बुनाई करने का प्रयास करते हैं। तो ये बुनाई की जो डेफिनेशन है इसे आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लें कि बुनाई किसे कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो हम ये क्रियाकलाप 5 में ये करके देखेंगे कि हम बुनाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 30-30 सेंटीमीटर की दो कागज़ों की स्ट्रिप ली है और ऐसे कई सारे स्ट्रिप लिए हैं। फिर उन्हें एक एक करके हमने उसे एक चटाई की तरह बुना है और एक कपड़े बनाने का प्रयास किया है छोटी छोटी स्ट्रिप से। यहाँ पे दिखाया गया है कि 30-30 सेंटीमीटर की दो स्ट्रिप ली है और ऐसी स्ट्रिप कई सारी हैं, और फिर उसके बाद एक पूरे के पूरे कपड़े को यहाँ पे बनाया गया, यानी कि एक कपड़े टाइप को बनाया गया है। अब इसी चित्र की में जो जैसा भी दिखाया गया है उसके अनुसार इसमें पट्टियाँ बुनने का यहाँ पे नमूना भी दिखाया है। इसी ढंग से तागों को दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करखों पर की जाती है। करखे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या तो विद्युत प्रचलित होते हैं। यानी कि ये जो करखे होते हैं इन पे हम दो छोटे छोटे तागों से हम पूरा का पूरा कपड़ा बनाते हैं, और ये जो होते हैं करखे ये या तो हाथ से चलने वाले होते हैं या तो बिजली से चलने वाले होते हैं। अब अगला टॉपिक है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे में खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एक एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उभरता चला जाता है। यानी कि अभी जो हमने बुनाई देखी उसमें हमने दो धागों का यूज़ किया, लेकिन कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि मोजे, अगर हम उसे खींचते जाए तो सिर्फ एक ही कपड़ा उसमें से खींचता चला जाएगा, उसमें से कोई दूसरी स्ट्रिप नहीं निकलती है। तो ये एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं बनाने में होता है। यानी कि ये हमने दो प्रकार की बुनाई के तरीके देखे, और इन दोनों का ही यूज़ कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और फैक्ट्री में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इनका यूज़ ऐसे मशीनों के थ्रू करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। यानी कि वस्त्रों से जो सामग्रियाँ बनती हैं उनके बारे में हम पूरा इतिहास जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे?
वस्त्रों के विषय में पूर्व परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चर्म एवं समूह से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि जब पुराने साल में, मतलब जो इतिहास है हमारा, वहाँ पे लोग कपड़े तो पहनते नहीं थे, तो वो पेड़ों की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियां पहनते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ अथवा घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। तो पहले तो उन्हें कुछ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने टोकरियाँ और चटाइयाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। इसे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम के लिए हमें ये याद रहे कि फ्लैक्स क्या होता है। तो हमने अभी तक ये देखा कि पहले आदिवासी जो थे उन्हें कुछ नहीं आता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे टोकरियाँ बनाना सीखी, फिर धागों को आपस में लपेटकर उन्होंने कपड़े बनाना सीखा। अब उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। जैसे सिलाई की सुई को आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने और कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई। उनकी फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ और उन लोगों ने सिलाई करके कपड़े बनाना सीखा, और फिर इस कपड़े में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी हर तरीके के, हर वैरायटी के कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी हमें अधिक से अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। यानी कि ये जो इंडिया है, हमारे देश में ऐसा है कि हर जगह जगह पे हमें विविधताएं मिल जाएंगी, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, बोली हो या कोई भी चीज़, वातावरण हो, हर चीज़ में हमें विविधताएं देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा माइंड मैप दिया गया, जैसे कि कपास गोलक, गोलक को हमने फिर ऊँटा, ऊँटने के बाद उससे रेशे बनाए, फिर रेशे बनाने से हमने उससे तागे बनाए कताई करके, और उससे बुनाई और बंधाई करके हमने वस्त्र तैयार किया, और फिर उसके बाद उस वस्त्रों में कई सारी विविधताएं आ गई। और अब ये जो प्रमुख शब्द हैं ये हमने चैप्टर के अंदर ही मैंने आपको मार्क करवाई दिए हैं, तो आप ऊपर जाके वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। So this is done for this chapter, and if you student like this video, then hit the like button and also the subscribe button so that you don't miss any notification from this channel. Till then, take care. Bye bye.